अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद आफाक और आप देख रहे हैं स्टडी विद कंसेप्ट चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। आज का हमारा आर्टिकल है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम और उसके साथ साथ हम उससे नेक्स्ट आर्टिकल प्लानिंग अ सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। आपने डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में देखा कि हमने किस तरह प्रॉब्लम को के 3 सेक्शन बनाए, फिर हमने उस प्रॉब्लम को डिफाइन किया। आज हमने उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपको लॉजिकली या फिर डेली लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपने उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके उसके सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचना है। यही बात हम आज के इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको साथ साथ ये बता दूं कि ये आर्टिकल आपका एमसीक्यूज वाइज और शॉर्ट क्वेश्चन वाइज इम्पोर्टेंट है। इस आर्टिकल में जो मैं आपको पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखे हुए हैं, उनको आपने तैयार करना है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। आप जानते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने से पहले हमें प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग सॉल्यूशन तक पहुंचने का एक जरिया है, एक आखिरी और सबसे अहम जरिया है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। आप अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम में क्या पढ़ते हैं, आप क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम की नेचर को डिस्क्राइब करते हैं कि उस प्रॉब्लम की नेचर क्या है, उसमें ऐसी कौन सी चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही। जब आप समझने की कोशिश करते हैं तो वो पोर्शन जो आपका कहलाता है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम का, और यही आपको सोल्यूशन तक लेके जाता है। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका सोल्यूशन आप इसी तरह अचीव करते हैं। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम में भी यही होता है कि सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। जब आप एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग उस सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम की कर लेते हैं, तब आपको सॉल्यूशन तक पहुंचने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। यही बात इस टॉपिक में आपको की गई है, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये लिखा हुआ है। और इसके बाद अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम के एडवांटेजेस आते हैं कि इसके क्या फायदे हैं। देखें, इसके अमूमन 2 फायदे हैं। सबसे पहले तो यह आपका टाइम बचाता है। टाइम किस तरह? जब आप किसी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आपको समझ आ जाती है कि यार इस प्रॉब्लम की नेचर ये है, तब आप उसको सॉल्यूशन तक पहुंचने में आपको देरी नहीं लगती। आप जल्द से जल्द उस सॉल्यूशन को अचीव कर लेते हैं, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अचीव कर लेते हैं। तो इससे आपका क्या बचता है? आपका टाइम बचता है। दूसरी चीज वो है मनी। आपके पैसे किस तरह बचते हैं? आप किसी दूसरे का सहारा नहीं लेते, किसी शॉपकीपर या फिर किसी एक एक्सपर्ट के पास नहीं जाते, क्योंकि आप उनसे हेल्प ले रहे होते हैं, फिर उन्हें आपको पे करना पड़ता है। तो इस चीज से आप बच जाते हैं, आपकी मनी बचती है, आपका टाइम बचता है। ये हो गए अंडरस्टैंडिंग के, क्लियर अंडरस्टैंडिंग के फायदे। इसके बाद आपकी बुक ने एक आपको एग्जाम्पल से शो करवाया है कि उस टॉपिक में अगर आप देखें तो साइड पर एक एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम का एक टेबल बना हुआ है, जिसके अंदर ट्रैफिक के रूल को बयान किया गया है। वो रूल कुछ इस तरह है कि उसमें सबसे पहले आपको रेड लाइट शो करवाई गई है एट द टॉप, फिर उसके बाद ऑरेंज, और फिर उसके बाद शो करवाई गई है आपको ग्रीन लाइट। अब रेड लाइट का क्या मकसद है? रेड लाइट का मतलब ये है कि आप को कोई भी प्रॉब्लम पेश आई है। प्रॉब्लम पेश आने से मुराद आप कुछ इस तरह ले लें कि आप किसी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और उस वक्त रेड सिग्नल ऑन है, यानी तमाम ट्रैफिक की रवानगी अभी तक रुकी हुई है। तो ये एक तरह की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि वो रेड सिग्नल टर्न होकर ऑरेंज पर आ जाता है। ऑरेंज पर आने का मतलब वो एनालिसिस कर रहा होता है, वो उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहा होता है। आया कि कोई किसी ने अभी जेब्रा क्रॉसिंग करनी है, किसी ने रोड क्रॉस करना है या नहीं, वो उस चीज को एनालिसिस कर रहा होता है। जब वो देखता है कि किसी ने कोई एक्टिविटी शो नहीं हो रही, मतलब किसी ने रोड क्रॉस नहीं करना, फिर आपको वो ग्रीन लाइट शो करता है और फिर ट्रैफिक की रवानगी आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह यही उसने एक एग्जाम्पल देकर समझाया है। और अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम मैं आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा इस आर्टिकल की सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, एक प्रॉब्लम उसने शो करवाई है इस आर्टिकल के मिड में से। उसने, आप देखेंगे वहां बुक में, उसने ब्लू हेडिंग में उसको ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ वो क्या है।
Suppose your teacher assign you a task to prepare a list of student whose name start with the letter A। अब इसका क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब यह है कि फर्ज करें कि आपके स्कूल टीचर ने आपको एक टास्क असाइन किया है कि आपने पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है, जिसमें लिस्ट बनानी है और उन स्टूडेंट्स का नाम ए से स्टार्ट होता हो, whose name start with alphabet A। अच्छा, आपने ये लिस्ट, फिर उसके बाद उसकी नेक्स्ट लाइन में ये कहा गया है कि आपने इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एन अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी, यानी आपने उस ए वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनकी एक लिस्ट तैयार करके उसे एक एल्बम की सूरत में तैयार करना है, यानी उसकी एक अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी बनानी है। अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी का मतलब यही है कि उस डायरेक्टरी के अंदर अल्फाबेटिकली सबके नाम स्टोर होते हैं। जैसे अहमद एक नेम होता है, तो इस तरह अहमद की जो स्टार्ट वाला वर्ड है ए, वो उस ए वाली अल्फाबेट में आएगा, फिर बी से जो नाम शुरू होगा वो आएगा, डी से स्टार्ट होंगे वो आएंगे, इस तरह एक पूरी एल्बम बन जाएगी और वही आपने तैयार करनी है। उसके लिए आपको टाइम दिया गया है 1 हफ्ते का। आप उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें यही कुछ बातें की गई हैं। अब आपके पास प्रॉब्लम आ गई है। अब इस प्रॉब्लम को आप 5 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, आपकी बुक ने डिस्कस किया है। सबसे पहला व्हाट, सेकंड व्हाई, थर्ड व्हेन, फोर्थ वेयर, 5 हु। अब मैं आपको इसके लिखकर भी दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए वो क्या कह रहा है। सबसे पहले आप देखें कि उसने आपसे बात जो की है वो की है कि आपने बनाना क्या है। आपने एक स्टूडेंट की लिस्ट बनानी है जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हों। ये लाइन जो है उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट थी, तो आप उसे लिखें, आप उसे बताएंगे कि ये इस सेक्शन में आप कर क्या रहे हैं। आप एक स्टूडेंट की लिस्ट तैयार कर रहे हैं जिनके नाम स्टार्ट हो रहे हैं ए से। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स whose name start with letter A। ये आपने बता दिया कि आप एक स्टूडेंट की लिस्ट तैयार कर रहे हैं जिनके नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं। अब आपने बताना है कि हु मतलब कौन है, किन की आप लिस्ट तैयार कर रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा सेकंड पॉइंट, हु। यहां पर आपने लिस्ट जो बनानी है वो स्टूडेंट्स की तैयार करनी है ना, तो आप हु में स्टूडेंट लिखेंगे कि आप एक स्टूडेंट की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब तीसरा आता है वेयर, यानी आप वो जो लिस्ट तैयार कर रहे हैं वो कहाँ की कर रहे हैं तैयार, तो आप उसे बताएंगे कि लिस्ट जो है हम तैयार कर रहे हैं स्कूल की, एक स्कूल की लिस्ट तैयार कर रहे हैं ना। फिर थर्डली आप उसे बताएंगे कि आप ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी तैयार करनी है। अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी मैंने अभी आपको बताया है वही जिसके अंदर अल्फाबेटिकली तमाम स्टूडेंट्स के जो नेम हैं वो स्टोर होंगे। वाई में आएगा इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी। अब आपके ये 4 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट रह गया व्हेन में आपने बताना है कि आपके पास कितना टाइम है इस पूरे को प्रिपेयर करने के। तो उसने आपको प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में ही बता दिया है कि आपके पास 1 हफ्ता है, तो आप व्हेन में लिखेंगे 1 वीक। इस तरह आपने उस लिस्ट में एक प्रॉब्लम को जो है ना एक तरह से डिफाइन भी कर दिया और प्रॉब्लम की आपको नेचर भी समझ आ गई है कि वो क्या कह रहा है। तो ये था हमारा इस आर्टिकल का लेक्चर, ये यहाँ तक एंड है। उसके बाद हम उसका नेक्स्ट आर्टिकल भी साथ ही पढ़ लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा ही है, उसमें ज़्यादा मसले की बात नहीं है।
प्लानिंग का सोल्यूशन, जैसे आपको 9 से ही जाहिर हो रहा होगा कि इसमें हम सोल्यूशन को प्लान करते हैं कि इस प्रॉब्लम का जो हमने सोल्यूशन निकाला है उस सोल्यूशन को हम किस तरह अचीव करें, मतलब उसको किस तरह उसकी स्ट्रेटेजी बनाएं कि हम सॉल्यूशन की डेप्थ तक पहुंच जाएं। तो उसके 4 तरीके उसने बताए। सबसे पहला है डिवाइड एंड कन्क्वेयर स्ट्रेटेजी। अब जिस तरह नाम से ही डिवाइड एंड कन्क्वेयर का मतलब यही होगा कि आपको जो प्रॉब्लम पेश आई है, आपको जो भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम के छोटे छोटे हिस्से कर लें, यानी उसे स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें। जब आप उसे स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, उसके बाद आपने हर उस हिस्से को अकेले अकेले सोल्व करना है। जब आप उन अकेले अकेले हिस्सों को सोल्व करेंगे, इससे क्या होगा, आप कम वक्त में उन तमाम सेगमेंट्स का सोल्यूशन निकाल लेंगे। जब उन तमाम सेगमेंट्स का आपके पास, उन तमाम हिस्सों का आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, फिर आप उसे सम अप करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना सकते हैं। ये सारी चीजें प्लानिंग और सोल्यूशन के अंदर आती हैं। और ये वाला टॉपिक, इसमें ये फर्स्ट जो 3 हैं आपके पॉइंट्स, ये अक्सर बोर्ड में आते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन, डिवाइड एंड कन्क्लूड स्ट्रेटजी। उसके बाद सेकंड में आपके पास आता है गेस, चेक एंड इम्प्रूव। इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि आपने इस सेक्शन के अंदर प्रॉब्लम के बारे में गेस करना होता है। अब जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है, तो सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। डिफाइन के बाद आपने पढ़ा, अंडरस्टैंड करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर आप ये करते हैं कि उस चीज के बारे में गेस करते हैं कि आया कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये हो सकता है। जब आप ऐसे सोचते हैं, तब आप सोल्यूशन के करीब होना स्टार्ट हो जाते हैं। और याद रखिएगा, ये गैसेस डिपेंड करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपकी ये डेफिनेशन बोर्ड में आती है तो आपने ये लाइन जरूर लिखनी है कि दीज गैसेस डिपेंड अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। यानी जो गैस आप लगाते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो डिपेंड करते हैं आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर कि आपने माजी में कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है। अगर आपने किया है तो फिर आप उसका गैस बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। उसके बाद जब आपने गैस लगा लिया, तो तब आपने चेक करना है कि आया कि जो मैंने गैस उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए लगाया है वो ठीक है या नहीं। अगर आप ये देखें कि जो मैंने गैस किया है वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, आपको नहीं लगता कि यार इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, तो फिर आपने जो है दोबारा उस स्ट्रेटजी को रिफाइन करना है। यानी उसका जो सोल्यूशन है वो दोबारा से निकालने की कोशिश करना है। दोबारा आपने डिवाइड एंड कन्क्वेयर स्ट्रेटजी पे जाना है। दोबारा से आप जब यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो 90 to 95% चांसेस हैं कि आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे और आपको पता चल जाएगा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट के अंदर ये आता है रिफाइनमेंट, यानी जो आपने दोबारा से सोल्यूशन को प्रिपेयर किया, उसको दोबारा जो है आपने तैयार किया, वही इम्प्रूवमेंट के अंदर ही आता है। एक्ट इट आउट। एक्ट इट आउट का मतलब यही है कि आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। जब आप इन 2 पोर्शंस को जब आप क्लियर कर लेते हैं, तब आपके पास कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाता है, कुछ ना कुछ आ जाता है। फिर आप एक उसकी टू डू लिस्ट तैयार करते हैं। टू डू लिस्ट तैयार करते हैं और उस लिस्ट के अंदर आप चूंकि आपके पास एक सोल्यूशन भी आया होता है, थोड़ा सा आपके पास गैस भी होता है, आप उसे चेक भी कर चुके होते हैं कि आपका गैस ठीक है या नहीं। एक्ट इट आउट के अंदर आप इसी तरह एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके अंदर आपने जो कुछ भी अब तक जो है वो तैयार किया था, उसको आप सोल्यूशन के लिए एक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी उसे सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इस स्ट्रेटजी के अंदर यही होता है। चौथी स्ट्रेटजी आती है आपकी प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है? बेसिकली ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। जिस तरह आगे जाकर आप फ्लो चार्ट पढ़ेंगे, पीछे आपने डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम के अंदर थर्ड आपने पढ़ा था, जिसके अंदर आपने ग्राफिकली उस प्रॉब्लम को सोल्व किया था। बिल्कुल इसी तरह यही होता है कि जब आप इन 3 स्ट्रेटजीज को अचीव कर लें, उसके बाद आपने इन 3 स्ट्रेटजीज से जो कुछ भी आपको हासिल हुआ है, आपने उसका एक अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक फ्लो चार्ट तैयार कर लेना है। फ्लो चार्ट तैयार करने के बाद आपको उस प्रॉब्लम का जो डेप्थ है वो हासिल हो जाएगी। आपकी प्लानिंग का जो पोर्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज आपका टॉपिक यहीं तक था। लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मैंने आपको बताया है, इम्पोर्टेंट है।
इसके अलावा भी मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करता हूँ टॉपिक वाइज जो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज हैं वो आपके साथ शेयर करूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखें, तब तक अल्लाह हाफिज।